टाइम हो गया सुखमित सर का, तो मैं उनका वेलकम कर। हाँ जी, नमस्कार लामा जी, नमस्कार सभी यूजर्स को। आप आज मीटिंग में आए, हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इसी तरह ही आप एवरीडे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली आप आपका आना मीटिंग में एक तरह से एक मेरा एनर्जी लेवल को बढ़ाना है कि आप मीटिंग में आते हैं और मेरे लिए कुछ होता है कि मेरे को कुछ ना कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा जो है वो बताना है, क्योंकि आप एक अपना जो एक शाम का टाइम है जो आपका फैमिली के साथ जो है वो स्पेंड करने वाला टाइम होता है, तो आप उसमें से भी जो है 1 घंटा निकाल के स्पेशल ये मीटिंग सुनने के लिए आते हो। तो ये एक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का बात है कि आपका जो है कमिटमेंट वो जो है एक 100% एवरीडे आना, जब में भी एक आधे दिन मिस कर लेना तो वो चल जाता है। तो पर आपका जो कमिटमेंट है वो एवरीडे के हिसाब से एवरीडे रहता है। ये हमारे लिए, हमारे कॉइन के लिए, हमारे मीटिंग के लिए, हमारे एक नॉलेज पूल के लिए ये बहुत ही बड़ी चीज है। क्योंकि इसी तरह से जो एवरीडे आप आते हैं और कुछ सीखते हैं, तो क्या है, एक मेरे लिए ये जरूर रहता है कि कुछ आप सीख के गए हैं एवरीडे। तो यही जो है एक रिवॉर्ड वो मेरे लिए एवरीडे रहता है कि आप कुछ सीख रहे हैं। तो हमने दोस्तों ये चैनल, आज कुछ नए यूजर्स हैं मीटिंग में, तो हमने ये चैनल शुरू किया कुछ महीने पहले, अराउंड 2 मंथ्स। तो हमारे चैनल का दोस्तों यही थीम था कि एक हम जो है एजुकेशनल लेवल, जो एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको कि लॉन्च किया गया है कुछ अराउंड 13 साल पहले। तो एक नई टेक्नोलॉजी जो उस टाइम जो एक सोच में आई, जो एक सुनने में आई, और उसके बाद उस पर डेवलपमेंट हुआ, इम्प्लीमेंट हुई, और आज हमारे लिए वो रेडी टू यूज है। तो आज जो है वो काफी जो पॉपुलैरिटी है उस टेक्नोलॉजी की, वो इस तरह से दोस्तों बढ़ रही है कि जो 2009 में प्रिडिक्ट किया गया था कि आने वाले 50 सालों में क्या है कि एक नई टेक्नोलॉजी जो डोमिनेट करेगी मार्केट को, वो टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने लिखा गया था। पर 50 साल दोस्तों मेरे को बहुत दूर लग रही है। मेरे को लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी अगर 13 साल पहले शुरू हुई, तब आने वाले अगले 2 या 3 साल में ये टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट को डोमिनेट कर लेगी। तो इसीलिए दोस्तों हमारा ये चैनल भी बना कि आप सभी को जो है अवेयर करवाया जाए एक एक नई टेक्नोलॉजी से। वो टेक्नोलॉजी क्यों चल रही है, क्यों एग्जिस्टेंस में आई, और हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकती है फ्यूचर में। तो यही कुछ चीजें हम इस मीटिंग में डिस्कस करते हैं। और साथ में हमारा एक प्रोजेक्ट जो कि इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाता है। तो और कुछ ट्रेडिंग के फीचर्स बताए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर रहते हैं, और उसके बाद और आपके लिए रहता है कि आपको जो भी डाउट है वो हमसे क्लियर करें। तो दोस्तों यही कुछ हमारा एजेंडा रहता है एवरीडे का। तो जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स आज ज्वाइन हुए हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम हमारा छोटा सा फैमिली फर्टिलाइजर कॉइन में। और जो पुराने हैं उनको भी वेलकम कि वो एवरीडे आते हैं, और थैंक यू भी है उनका। तो आज हमारा जो मीटिंग है वो शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। हमारा नाम है सुखमीत राठौड़, और बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो काफी टाइम से हम इस टेक्नोलॉजी पे काम भी कर रहे हैं। कुछ बहुत जो है अप एंड डाउन इस टेक्नोलॉजी में देखे, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें समझी कि जो कि जो कि हमने एनालाइज किया है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये फ्यूचर में कुछ ना कुछ जो है कम्युनिटी के लिए, और कुछ ना कुछ जो है सभी यूजर्स के लिए बहुत कुछ करने वाली है। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक कन्वीनियंस है। टेक्नोलॉजी को हम एक कन्वीनियंस बोल सकते हैं कि जितने भी आप अपने अराउंड देख लीजिए टेक्नोलॉजीज। आप फोन करते हैं किसी को, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। आप हम जूम पे बात कर रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। और आप कुछ और भी, जैसे कोई खरीद बेच कर रहे हो ऑनलाइन,
कोई ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, वो भी दोस्तों टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों है क्या टेक्नोलॉजी, अगर हम एक सिंपल भाषा में देखें तो एक कन्वीनियंस को बोला गया है कि आपके लिए जो है वो चीज़ें जो है वो ईज़ी कर दी गई हैं। कि पहले आज से कुछ साल पहले देखिए, मे बी अराउंड आज से 15-20 साल पहले तो हमको क्या है कि एक शॉप पे जाना पड़ता था कुछ बाय करने के लिए। अगर हमको कपड़े लेने हैं तो एक शॉप पे जाना पड़ता था, कुछ और लेना है जैसे कुछ स्टेशनरी का सामान लेना है, उसके लिए हमको शॉप पे जाना पड़ता था। उसके बाद मॉल बने, हम सभी ने मॉल्स में जाना शुरू कर दिया कि ये जितने भी ब्रांडेड स्टफ है वो मॉल्स में पड़े पड़े रहते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। और उसके बाद एक ई-कॉमर्स का वर्ल्ड युग आया, जो कि आज एक ई-कॉमर्स का वर्ल्ड वो चल रहा है कि मीनिंग कि हमको जो है वो मॉल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ, तो दोस्तों पिछले 4 साल हो गए हैं, तो मैं कभी मॉल में गया ही नहीं। तो जितना भी स्टफ़ है मैं सिर्फ़ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ और वो घर के बाहर डिलीवर हो जाता है, वो ट्राई करके जो है कुछ भी हो, वो कपड़े हों, कोई हार्डवेयर का सामान हो, कुछ भी हो, कॉपी, पेन, पेपर हो, कुछ भी हो। तो जो है मेरे को जो है अभी एक कन्वीनियंस जो कि एक ई-कॉमर्स ने दी है, कि तो उसको यूज़ करके किया है कि एक तरह से मेरा टाइम भी सेव होता है और मेरे लिए वो कन्वीनियंस का सोर्स भी है। तो यही दोस्तों जो मेरा कहने का पॉइंट यही है कि डे बाय डे जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है काफ़ी चीज़ें जो है चेंज हो रही हैं। हमारा लिविंग स्टाइल, हमारा रहने का, बोलने का, खाने-पीने का, हमारा टाइम मैनेजमेंट का, सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। तो एक दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि 2009 में जिसका जिसके बारे में मेंशन किया गया एक व्हाइट पेपर में, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है। उसमें दोस्तों एक टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया गया है कि किस तरह से जो है आज हम एक ऐसे युग में हैं जो कि हमारा कोई भी ट्रांज़ैक्शन है, वो एक थर्ड पार्टी, एक मीडिएटर करवा रहा है। तो आने वाले युग में उन्होंने क्या कहा कि आने वाले टाइम में जब हमारा टेक्नोलॉजी तैयार हो जाएगा, तो आप लोगों का ट्रांज़ैक्शन वो डायरेक्टली रहेगा। एक खरीदने वाला होगा, एक बेचने वाला होगा। क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए दोस्तों, तो सिर्फ एक ट्रांज़ैक्शन के लिए 2 पर्सन की ज़रूरत है। एक जो बेच रहा है, दूसरा जो खरीद रहा है। तो आपके पास कुछ इक्विवेलेंट है, आप अगर बाय करने के लिए हो तो आपके पास एक कोई सेल करने वाला होना चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके पास कोई बाय करने वाला होना चाहिए। तो अगर आपके पास आप जो भी बेच रहे हो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का जो भी करेंसी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो दूसरी पार्टी के पास है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बुक है मेरे को बेचने के लिए और मेरे पास उसके रिटर्न में उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू का एक पेन है। तो आप अगर एग्री करते हो तो मैं हमारा ये ट्रेड हो सकता है। अगर उसी बुक का एक प्राइस है, अगर आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल बेचना चाहते हो ₹20 का आईएनआर में, तो दोस्तों अगर मेरे पास ₹20 हैं तो हमारा ट्रेड ये सक्सेसफुल हो सकता है। अगर मेरे पास $5 हैं, अगर आप एग्री करते हो कि $5 में आप वो बुक मेरे को दे दोगे, तो दोस्तों हमारा ये ट्रेड जो है वो हो सकता है। तो यही दोस्तों उस टाइम एक व्हाइट पेपर में लिखा गया है कि जो एक ट्रेड है, एक खरीद-बेच के लिए जो है एक 2 पर्सन्स की ही ज़रूरत है। बीच में जो है तीसरा पर्सन मीडिएटर वो कोई भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने दोस्तों जो कोई है, जिस चीज़ को वो रेफ़र कर रहे थे, वो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मीनिंग कि आज का जो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो किस तरह से एप्लीकेशंस चल रही हैं। कि आप कुछ खरीदने के लिए जाते हो, आप अपना क्या है कि उसको आप एक शॉप पे गए, आपने एक पेन खरीदना है, आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या एक चेक है या फिर कैश भी है। तो कैश का हम एग्ज़ाम्पल नहीं लेंगे, तो कैश का एक डिफरेंट ट्रांज़ैक्शन हो जाता है। अगर हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो है एक चेक का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों आपके पास अगर चेक है, पेन का प्राइस है ₹5, तो आपने उसको चेक दे दिया, जहाँ डेबिट कार्ड चलाया, जहाँ क्रेडिट कार्ड चलाया, तो दोस्तों एक ट्रांज़ैक्शन पूरा हो गया। आपने क्रेडिट कार्ड चलाया, तो दूसरी तरफ से उसने आपको पेन दे दिया। तो आपको पेन मिल गया, उसको उसको पैसे मिल गए। तो दोस्तों ये एक जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आपने कार्ड चलाया, पैसे उसके पास राइट अवे तो आए नहीं। राइट? तो पीछे से क्या हो रहा है कि एक थर्ड पार्टी जिसको कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला गया है, जिसको एक बैंक बोला गया है, वो क्या कर रहा है कि आपकी तरफ से पैसे निकाल के जो है वो दूसरी मर्चेंट को उनको दे रहा है और आपने उनके टर्मिनल पे जो कार्ड स्वाइप किया तो उसका कुछ परसेंटेज जो है वो फी वो काट के जो है मर्चेंट को उसके पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये
जिस तरह से एप्लीकेशन आज चल रही है, ये उसका एग्जांपल, आप कोई भी एप्लीकेशन देख लीजिए। अगर आप पेन लेने गए, कोई दवाई लेने गए, ग्रोसरी लेने गए, खाना खाने गए, कोई गाड़ी लेने गए, गैस डलवाने के लिए गए और कुछ भी आपने किया इन इन योर डेली रूटीन, तो आपको क्या है, इसी तरह से इसी पैटर्न को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो ये पैटर्न को बोला जाता है दोस्तों एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, मीनिंग कि बैकएंड पे जो है आपका एक बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो जो है आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करवा रहा है। बैंक दोस्तों, उसके अंदर एक अगर हम उसको डीपली अगर समझना शुरू करें तो उसमें क्या है कि जो ट्रांजैक्शन, अगर सिंपल भाषा में बताया जाए, तो एक पीछे एक पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ भी हो सकता है, एक प्रोग्रामर, एक डेवलपर है जो कि आपका, जिसके पास की एक डेटाबेस है जो कि आपका ट्रांजैक्शन, आपके बैंक से पैसे निकाले, दूसरे तरफ डाले और डेटाबेस में उसकी एंट्री कर दी। तो ये तरह चल रही है दोस्तों एप्लीकेशन आज, जो जिसको कि बोला गया है सेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो इन्हीं एप्लीकेशन में क्या है कि एक तरह से जो पास्ट है, इनमें जो डेटा टेम्पर किया गया, टेम्पर हो भी सकता है, कर भी रहे हैं, इसी वजह से जो है काफी इंस्टीट्यूशन बंद भी हुए। और इन्हीं चीजों को जो है ओवरराइड करने के लिए जो है हमारा एक नया कॉन्सेप्ट लिखा गया, जिसमें कि उन्होंने ये डिफाइन किया कि जितनी भी जो एप्लीकेशन आज आप फॉलो कर रहे हो, एप्लीकेशन उसी तरह से चलेगी जो उसका फ्लो है। फ्लो मीनिंग कि जिस तरह से चल रहा है, आपने ट्रांजैक्शन करनी है, आप गए, आपने कार्ड स्वाइप किया, जहाँ आपने जो भी किया, तो जो आपने चीज ली और दूसरी तरफ से आपको चीज मिली, आपने मतलब उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो है कुछ भी पे किया और आपको जो है वो प्रोडक्ट मिल गया। तो दोस्तों उन्होंने यही जो फ्लो है, ये सेम फ्लो उसी तरह से रखा जो 2009 में जो व्हाइट पेपर लिखा गया, पर उन्होंने कुछ चीजें चेंज की। तो उन चीजों को मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। फ्रंट एंड पे आप हैं और दूसरा पर्सन है, आप बेचने वाले हो या खरीदने वाले हो, तो दूसरी तरफ खरीदने वाला है या बेचने वाला है, तो आप दोनों में ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में क्या है कि एक थर्ड पर्सन करवा रहा है आपकी एप्लीकेशन, एक जो कि एग्जांपल में बैंक को हमने लिया है। तो दूसरी तरफ जो नई टेक्नोलॉजी है, इसकी जो है ट्रांजैक्शन हो रही है कि पीछे बैंक को निकाल के, एक पर्सन को निकाल के एक सेंट्रल सर्वर को रखा गया है। ठीक है, तो उसी सर्वर पे क्या है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो स्टोर हो रही है। तो जो उसी सर्वर के आगे जो जितनी भी ट्रांजैक्शन स्टोर हो रही है, वो स्टोर हो रही है ब्लॉक्स के अंदर। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक जो ट्रांजैक्शन है वो ऐड हो रही हैं और यही ब्लॉक जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और उसको क्या है, एक टेक्नोलॉजी बोला गया है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन जो है, ये रिप्लेसमेंट है एक पर्सन का, मीनिंग ये रिप्लेसमेंट है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, किसी के पे भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप सिर्फ नेटवर्क का आपके पास एक्सेस होना चाहिए। बाकी का काम जो है वो कंप्यूटर्स के थ्रू खुद ब खुद हो जाएगा। ब्लॉकचेन दोस्तों एक ऐसा सेंट्रल सर्वर है जिसने कि वर्ल्ड के बहुत ज्यादा सैकड़ों लाखों कंप्यूटर्स अपने नीचे जो है एक नेटवर्क में अटैच किए हुए हैं। जो कि नेटवर्क पे अगर कंप्यूटर्स अटैच हैं तो कंप्यूटर्स का कुछ फंक्शन भी है, वो ट्रांजैक्शन आपकी करवा रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली पैक करके जो है ब्लॉक्स में डाला जा रहा है और उसके बाद क्या है, वो ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐड हो रही है ट्रांजैक्शन और वो पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रही है। तो ये दोस्तों है एक हाई लेवल ओवरव्यू कि जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उसका ऑल्टरनेट जो है 2009 में ये बताया गया। और इस एप्लीकेशन को बोला गया एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन अभी मैंने आपको समझा दिया एक सिंपल भाषा में, अगर बोला जाए कि जिसमें कोई भी ह्यूमन जो है, आपका ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होती, कि एक इंटरवेंशन नहीं होती किसी भी ह्यूमन की, जो भी ट्रांजैक्शन रहता है आपका जो है वो कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर्स आपका ट्रांजैक्शन किस तरह से करवा रहे हैं और उनको ऐसा क्या पता कि आपका ट्रांजैक्शन किस टाइम पे करवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो दोस्तों जब ये टेक्नोलॉजी बनी तो हजारों लाखों जो है वो यूज केस लिखे गए, यूज केस लिखे गए इन अ फॉर्म ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि अगर उसमें कुछ कंडीशंस हैं वो डिफाइन की गई, अगर ये हुआ तो आपका ये आंसर होना चाहिए, अगर ये कंडीशन आपने मीट की तो उसका ये आंसर होना चाहिए। उसका छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं देता रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक सेंट्रल सर्वर से। तो सबसे ऊपर एक सेंट्रल सर्वर है, तो उसके नीचे दोस्तों जो है एक हजारों लाखों कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, जो कि वर्ल्ड में, इंडिया में भी हैं, चाइना में भी हैं, कोरिया, सारे वर्ल्ड के हर कंट्री से कोई ना कोई कंप्यूटर्स अटैच हैं। तो अगर दोस्तों ये सारे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट
पार्ट ऑफ वर्ल्ड से ये कंप्यूटर्स अटैच हैं, तो इसीलिए ये जो नेटवर्क है ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह अवेलेबल है। मीनिंग ये लाइव है इन एयर कि हवा की तरह दोस्तों ये हर एक जगह ये नेटवर्क है। आपके पास सिर्फ नेटवर्क का एक्सेस होना चाहिए तो आप इस पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ऊपर सबसे ऊपर एक सेंट्रल सर्वर है, नीचे उसके कंप्यूटर्स अटैच हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में हैं, और उसके बाद क्या है कि आपने ट्रांजैक्शन जो है शुरू कर रही हैं, तो ट्रांजैक्शन जो है क्या हो रहा है कि नेटवर्क के ऊपर जा रही है। तो नेटवर्क दोस्तों किस तरह से आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शन? नेटवर्क दोस्तों इस तरह से करता है कि पहले तो आपका जो है सारा दोस्तों अ, अभी इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं दोस्तों कि इसके फीचर्स में, कि पहले तो हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रल सर्वर है उसने दोस्तों सारा जो है वर्ल्ड वो कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, थ्रू कंप्यूटर्स। अगर ये कंप्यूटर के थ्रू कनेक्टेड है तो इसीलिए ये नेटवर्क जो है ये हर टाइम लाइव रहता है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। मेरे यहाँ पे मॉर्निंग है, आपके रात है, किसी और कंट्री में दोपहर होगी। तो इस तरह से क्या है कि इसीलिए इसको नेटवर्क को सर्कुलेशन में लाने के लिए एक सर्कुलेट किया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो है वो अटैच होंगे कंप्यूटर्स, और ये नेटवर्क जो है ये पूरे वर्ल्ड में एक तरह से चलेगा। तो दोस्तों नेटवर्क जो चल रहा है वो चल रहा है एक कंप्यूटेशनल पावर के ऊपर, कि मीनिंग जो कंप्यूटिंग पावर है, कंप्यूटर्स जब अटैच होती हैं तो उनमें कुछ दोस्तों प्रोसेसिंग पावर रहता है, और वही प्रोसेसिंग पावर है वो जो है वो ब्लॉकचेन को ट्रिगर करता है। मीनिंग कि ब्लॉकचेन को जो है एक कंप्यूटेशनल पावर चाहिए ताकि जो हम उसके फीचर्स को एक्सेस कर सकें। तो ब्लॉकचेन के दोस्तों कुछ फीचर्स हैं। तो पहला तो है दोस्तों एक सिक्योरिटी का फीचर, कि ये सिक्योर किस तरह से है। सिक्योर दोस्तों इस तरह से है कि जितना भी ब्लॉकचेन का नेटवर्क है ये दोस्तों कनेक्टेड है थ्रू ब्लॉक्स। अगर ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के नीचे जो हैं ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं थ्रू कंप्यूटर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं थ्रू एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम को बोला जाता है दोस्तों हैशिंग एल्गोरिदम। तो कोई भी आप ट्रांजैक्शन शुरू करते हो, अगर आपने किसी को भी कोई करेंसी भेजनी है, अगर फॉर एग्जांपल कोई नेटवर्क के ऊपर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, तो पहले तो दोस्तों आपका क्या है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो शुरू होता है। तो अगर दोस्तों आपका ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, ठीक है, तो आपको दोस्तों जो है जो आपका नेटवर्क है, नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े जुड़े हुए हैं, क्लोज टू 50% से ऊपर जब जब नेटवर्क में कंप्यूटर उसको दोस्तों वैलिडेट करेंगे उस ट्रांजैक्शन को, तब जाके जो है आपका ट्रांजैक्शन जो है वो शुरू होगा। और शुरू हुआ दोस्तों उसके बाद जो है एल्गोरिदम्स हैं जो कंप्यूटर्स के गो को रन कर रहे हैं, वही एल्गोरिदम्स दोस्तों जो है आपकी ट्रांजैक्शन को इनक्रिप्ट कर देंगे, मीनिंग मैस्क कर देंगे। कि मैस्क का मतलब है कि कोई भी जो थर्ड पार्टी है उस ट्रांजैक्शन को देख नहीं पाएगी अनटिल एंड अनलेस वो डिलीवर नहीं हो जाती। तो दोस्तों उस टाइम तक ट्रांजैक्शन जो है वो सिक्योर रहेगी, और जब डिलीवर हो जाएगी तब दोस्तों वो एक ओपनली एक लेजर बना के क्या है वो पब्लिश कर दी जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए ये नेटवर्क जो है इसको सिक्योर बोला गया है, क्योंकि जब भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो दोस्तों 51% जो नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर्स है वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल टू डिलीवरी, इस तरह से आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म होती है। अगर हम सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में देखें तो पीछे दोस्तों बैंक में मे बी 1%, 2% या 5% या मे बी अ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो कि आपका डेटाबेस मॉनिटर कर रहे हैं। पर एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में आपका जो डेटाबेस है, जो आपका स्टोरेज है, वो मॉनिटर कर रहा है 51% ऑफ नेटवर्क। मीनिंग वो एक कंप्यूटर्स हैं, वो एक पर्सन नहीं है। अगर 50% से ऊपर कंप्यूटर अगर यस करेंगे उस ट्रांजैक्शन को, ये सही है, तब जाके वो जो है एक ट्रांजैक्शन डलेगी। तो ये दोस्तों है एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी का फीचर, कि मीनिंग कि आपका जितना भी एक जो है करेंसी का ट्रांसफर है वो दोस्तों एक प्रॉपर सिक्योरिटी के थ्रू जो है वो चलाया जाता है, वो शुरू होता है, उसके बाद जो है सक्सेसफुल उसकी डिलीवरी भी होती है। तो दूसरा आ गया दोस्तों वैलिडेशन का, जो दूसरा फीचर है। तो वैलिडेशन का फीचर दोस्तों किस तरह से काम करता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में? तो वैलिडेशन दोस्तों इस तरह से काम करती है कि जब भी सबसे पहले आपका जो है आपका जो एक करेंसी का कलेक्शन है दोस्तों वो चेक किया जाता है। मीनिंग कि आपके पास अगर आपने किसी को 100 कॉइन भेजने हैं और अगर आपके पास 99 है, तो दोस्तों जो नेटवर्क है आपका जो है वो वैलिडेशन आपकी फेल हो जाएगी। तो वैलिडेट वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास करेंसी उतनी है ही नहीं जितनी आप ट्रांसफर करना चाहते हो। तो ये आपका जो है ट्रांजैक्शन ये डिनाई हो जाएगा। जो उसके बाद क्या होगा कि आपका अगर आप 99 ट्रांसफर करना चाहते हो किसी को, तो आपके पास दोस्तों जो ट्रांजैक्शन है वो शुरू हो जाएगा, उसके बाद सक्सेसफुली वो डिलीवर हो जाएगा। तो ये है दोस्तों वैलिडेशन का पॉइंट।
कि आपके पास प्रॉपर उतनी करेंसी होनी चाहिए जितनी आप ट्रांसफर कर रहे हो, नेटवर्क आपके पास सही होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ये भी दोस्तों पूरा जो है 51% ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर का ये वेरीफाई करता है। उसके बाद जाके आपका जो वैलिडेशन सक्सेसफुल होती है और आपके ट्रांजेक्शन शुरू होती है। तो दोस्तों थर्ड है कन्वीनियंस का, कि किस तरह से एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हमारे लिए कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस मतलब दोस्तों भी इजी टू यूज। तो ये है दोस्तों कि अगर हम एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन का देखें तो उसमें दोस्तों क्या है कि हम एक बैंक की अप्रूवल हमको हर एक जगह लेनी पड़ती है। अगर एक बड़ा अमाउंट हमको निकलवाना है बैंक से, तो अगर किसी को देना है या ट्रांसफर करना है, तो दोस्तों एक बैंक की अप्रूवल हमको चाहिए होती है। मीनिंग वो अप्रूवल आपको मिले या ना मिले, ये बैंक का चॉइस है। मिल जरूर जाती है पर आपको थोड़ा सा रन अराउंड करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके अपोजिट अगर हम देखें डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में किस तरह से इस चीज को सॉल्व किया गया है, वो दोस्तों इसका सोल्यूशन इस तरह से निकाला गया है कि जितना भी आपके पास करेंसी है, जितना भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक डिजिटल एसेट है, उसको दोस्तों जो है आप ही उसके एक सोल ओनर हो, आप ही उसके एक एग्जीक्यूटर हो, आप ही उसको जो है वो प्रोसेस कर सकते हो। आपके पास की कंप्लीटली 100% राइट्स है। अगर आपके पास 1000 कॉइन आप किसी को भी देना चाहते हो तो वो आपका चॉइस है, आप किसी को भी दे सकते हो। आपको किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ये देखने की जरूरत नहीं कि अभी सुबह होगी तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक है एक कन्वीनियंस का सोर्स कि ये नेटवर्क जो है ये 24/7 लाइव रहता है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, दिन है रात है, आप इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो। और जो आपका ट्रांजेक्शन का स्पीड है वो दोस्तों लेस देन अ सेकंड रहता है, कि 1 सेकंड से भी कम जो है ट्रांजेक्शन उसमें आपकी डिलीवर हो जाती है। तो ये है दोस्तों थर्ड फीचर जो कि है एक कन्वीनियंस का। अभी दोस्तों जो फोर्थ फीचर है वो है एक ट्रांसपेरेंसी का। ये ट्रांसपेरेंसी दोस्तों किस तरह से रहती है, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ दोस्तों मैं एक और फीचर अटैच करना चाहता हूँ, ट्रेसेबिलिटी। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसेबिलिटी ये किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी दोस्तों इस तरह से है, अगर हम एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन को देखें तो उसमें क्या है कि आपको एक पेपर ट्रेल मेंटेन करनी पड़ती है। आपका क्या है कि जितने भी ट्रांजैक्शन आपने एक बैंक में की, तो उसका दोस्तों जो डेटा है आपका जो है बैंक होल्ड रखता है 3 या 5 साल के, मे बी 3 या 5 साल तक। तो उसके बाद है क्या, उसके उसी डेटा को जो है उसके ऊपर जो है नया डेटा डाल दिया जाता है। तो वो डेटा पिछला खत्म हो गया और आपका जो नया डेटा शुरू हो गया। और अगर आपको एक अल्टरनेट सोर्स चाहिए, वो है कि आप जो आपको पैस बुक्स होती हैं या फिर आपका चेक बुक है, उसमें आप एंट्रीज डालते रहिए और डालते रहिए, तो तब आप उसको जो है आपके पास एक डेटा मेंटेन रहता है। पर हमारा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में दोस्तों इसको किस तरह से यूज किया जाता है सेम फीचर को, तो इसमें दोस्तों क्या है कि एक ब्लॉकचेन जो है एक ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बनी हुई है। ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करवाने का रीजन यही है कि जितना डेटा है सारा ट्रांसपेरेंट रहे और ट्रेसेबल रहे। ट्रांसपेरेंट दोस्तों इस तरह से रहता है कि जब भी आप जो एक नेटवर्क के ऊपर ट्रांजैक्शन शुरू करते हो, तो दोस्तों वो ट्रांजैक्शन का जितना भी वॉलेट एड्रेस है, मीनिंग कि आपने किस वॉलेट से वो ट्रांजैक्शन शुरू किया, उसके बाद कितना कॉइन्स ट्रांसफर किया, करेंसी कौन सी थी, कौन सा नेटवर्क था और किस पर्सन को ट्रांसफर किया, उसका वॉलेट एड्रेस प्लस टाइम स्टैम्प, मीनिंग किस टाइम पे आपने वो किया, इस सारे के सारे डेटा को दोस्तों कंपाइल करके एक लेजर बना दिया जाता है। वो लेजर लेजर जो है दोस्तों वो डिजिटल होता है और उसको जो है एक वेबसाइट जिसको कि एक्सप्लोरर बोला जाता है, जो कि एक ब्लॉकचेन का एक फीचर है, कि एक्सप्लोरर के ऊपर उसको पब्लिश कर दिया जाता है और वो दोस्तों जो है एक ट्रेसेबल डेटा रहता है। मीनिंग कि आपके पास अकेला एक यूनिक की होनी चाहिए अपनी ट्रांजैक्शन की, जिसको कि हैशिंग बोला जाता है। तो आपके पास अपना सिर्फ हैश नंबर होना चाहिए, तो वो दोस्तों नंबर आपके पास हो तो आप एक्सप्लोरर पे जाके दोस्तों उस ट्रांजैक्शन को सर्च कर सकते हो। वो आज से अगर 10 साल पहले आपने कोई की हुई तो भी दोस्तों वो एग्जिस्ट करेंगी, आज से 50 साल के बाद करोगे तो वो भी दोस्तों जो है हर टाइम वो एक ट्रांजैक्शन है वो एग्जिस्ट रहेंगी। तो ये है दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फीचर कि हमारा डेटा जो है वो कभी भी लॉस नहीं होता, हमारा डेटा हर टाइम जो है अवेलेबल रहता है हमारे लिए, कभी भी हम उसको चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक ट्रांसपेरेंसी का फंक्शन है और एक ट्रेसेबिलिटी का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आप अपना जो डेटा है उसको कभी भी ट्रेस कर सकते हो। तो ये दोस्तों कुछ फीचर्स हैं और उसके बाद हम ये बात करते हैं कि पहला जो वर्ल्ड में ब्लॉकचेन जो है वो दोस्तों शुरू हुआ 2009 में और उसको डेवलप करके इम्प्लीमेंट करके एक लाइव
प्रोजेक्ट जो है वो किया 2014 में कि एक बैंकिंग का ऑल्टरनेट, कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरह से ट्रांजैक्शन कर रहा है और उसके पैरेलल जो है एक नई टेक्नोलॉजी ने अपनी ट्रांजैक्शन करके दिखाई। उस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों ब्लॉकचेन। और उस करेंसी के और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस पे ट्रांजैक्शन हुई दोस्तों, वो ट्रांजैक्शन इसलिए हुई क्योंकि उस पर एक एडिशनल टेक्नोलॉजी जिसको कि क्रिप्टो करेंसी बोला गया है, क्रिप्टो करेंसी की वजह से दोस्तों ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शन है ये पॉसिबल हो पाई। तो मीनिंग कि अगर क्रिप्टो करेंसी है तो बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के थ्रू पावर की जाती है। अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं है तो ब्लॉकचेन का भी कोई यूज नहीं है। अगर क्रिप्टो करेंसी अकेली एग्जिस्ट कर रही है, राइट, और ब्लॉकचेन नहीं है तो क्रिप्टो करेंसी का कोई यूज नहीं है। ये एक प्रॉपर एक पूरे के पूरे प्रोसेस को रन करने के लिए दोस्तों इन्हीं दो टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। पहली है ब्लॉकचेन, दूसरी है क्रिप्टो करेंसी। तो पहला प्रोजेक्ट दोस्तों बना हमारा 2014 में, एक बैंकिंग का सोल्यूशन हमको मिल गया कि हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बीच में से निकाल के क्या है कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और वो ट्रांजैक्शन दोस्तों पॉसिबल हुई एक ब्लॉकचेन के थ्रू, और उस ब्लॉकचेन पे जो नेटिव करेंसी एग्जिस्ट की उसका नाम था बिटकॉइन। तो दोस्तों उसके बाद क्या है कि एक हमारा सक्सेसफुल लॉन्च हो गया, तो दूसरा जो है और कुछ डेवलपर्स ने एक और भी विजन लिया कि क्यों ना कि जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं मार्केट में, जितने भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, उनमें भी एक ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और एक कन्वीनियंस का हम सोर्स डाला जाए। तो दोस्तों डेवलपर्स ने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसा ब्लॉकचेन का तैयारी शुरू किया, एक ऐसा व्हाइट पेपर लिखा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि एक ब्लॉकचेन बनाएं कि जिसके की फीचर्स को यूज करके आप खुद एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन तैयार कर पाओ। तो दोस्तों उन्होंने यही जो है एक इन्वेंशन, एक विजन जो है उन्होंने लिया, और उसके बाद इसी विजन को उन्होंने एक रियलिटी में लेके आए। तो उन्होंने दोस्तों काम शुरू किया 2017 में। एक नया जो है एक डेमो हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, जिसमें कि ये दिखाया गया कि आप हमारा ब्लॉकचेन को यूज करके क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। तो वो एप्लीकेशन दोस्तों एग्जिस्ट करेगी बड़े बड़े सिस्टम में, जैसे मेडिकल, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, रियल स्टेट और गेमिंग वगैरह में भी हो सकती है। तो ये दोस्तों जो है कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया, और इस जो ब्लॉकचेन है इसका नाम पड़ा दोस्तों इथेरियम। तो इथेरियम की दोस्तों नेटिव करेंसी है ईथर, मीनिंग अगर आप ईथर यूज करते हो तो उसके बाद आप जो है ब्लॉकचेन के फीचर जो है वो यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम रहा कि जो ट्रांजैक्शन फी है, जैसे जैसे ईथर का प्राइस बढ़ता गया, ट्रांजैक्शन फी भी बढ़ता गया, उसके बाद क्या कि नेटवर्क बिजी रहता रहा, और उनका जो कैलकुलेशन था ट्रांजैक्शन फी का वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा रहना शुरू हुआ। तो दोस्तों इसका एक इनकन्वीनियंस भी बना सभी यूजर्स के लिए, क्योंकि जो भी यूजर्स थे नेटवर्क के ऊपर, तो उनका यही क्वेश्चन था कि ट्रांजैक्शन फी बहुत ज्यादा है, ये नेटवर्क हमको एक्सेस करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि एक नया ब्लॉकचेन का इन्वेंशन हुआ जिसका नाम है बाइनेंस। तो बाइनेंस ने इसी क्वेश्चन का आंसर दिया कि उन्होंने अपना खुद का ब्लॉकचेन तैयार किया, और वो ब्लॉकचेन दोस्तों जो है सारे के सारे इथेरियम के फीचर्स उन्होंने कॉपी किए और अपनी एक नए प्रोजेक्ट में डाल लिए। तो दोस्तों जो इथेरियम ने बनाया वो था दोस्तों, उस प्रोजेक्ट का नाम था डैप्स, मीनिंग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो डैप्स सारा का सारा दोस्तों कॉपी किया गया और बाइनेंस के नेटवर्क पे डाला गया। और उसके बाद दोस्तों क्या है कि उन्होंने एक चीज जो है बहुत बढ़िया की सभी के लिए, कि यूजर्स के लिए जो कि कन्वीनियंस बनी वो थी एक ट्रांजेक्शन फी। कि ट्रांजेक्शन फी दोस्तों ने बहुत कम से कम रखी, कुछ पैसों में रखी, ताकि जो यूजर्स इसमें ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ऐड हो सकें, और जो है एप्लीकेशंस को, प्लेटफॉर्म को यूज कर सके। जो दोस्तों काम इथेरियम ने यूजर्स को जोड़ने का 4 या 5 साल में किया, तो बाइनेंस ने दोस्तों ईयर एंड हाफ में ही कर दिया। उससे ज्यादा यूजर्स दोस्तों जो है बाइनेंस के नेटवर्क के ऊपर आए, वो इसीलिए आए क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत कम था। तो दोस्तों एक बहुत सक्सेसफुल ब्लॉकचेन्स जो आज की डेट में रन कर रही हैं, वो दोस्तों रन इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनमें दोस्तों कुछ फीचर्स डाले गए हैं। मीनिंग कि पहले तो है ट्रेडिंग का फीचर, वर्ल्ड का कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लीजिए दोस्तों, उनमें सभी में ट्रेडिंग का फीचर रहता है। दूसरा है यूजेबिलिटी का फीचर, कि बिटकॉइन को दोस्तों हम यूज कर सकते हैं, इथेरियम को भी यूज कर सकते हैं, बाइनेंस को भी हम यूज कर सकते हैं।
यूज दोस्तों किस तरह से कर सकते हैं, अगर बिटकॉइन का एग्जांपल लूं दोस्तों, तो बिटकॉइन से हम माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, एक्सपीडिया का टूर एंड ट्रैवल बाय कर सकते हैं, वॉलमार्ट के प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों यूजेबिलिटी का। आज अगर वर्ल्ड में 34,000 प्रोजेक्ट या उससे ज्यादा में भी हो गए होंगे अभी, तो अगर इतने एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों सभी में क्या है, एक ट्रेडिंग का फीचर है। तो यूजेबिलिटी का फीचर दोस्तों कुछ ही प्रोजेक्ट्स में है। तो जो हमारा व्हाइट पेपर लिखा गया एक 2009 में, जो इनके जिन्होंने ये विजन लिया, जिस कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, उन्होंने दोस्तों यही लिखा कि अगर क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करेगी, पहले तो वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, दूसरी चीज है वो ट्रेडिंग प्लस यूजेबिलिटी होनी चाहिए, तीसरी चीज है कि वो दोस्तों एक करेंसी या एक कॉन्सेप्ट के पैरेलल चलेगी, उसको रिप्लेस नहीं करेगी। चॉइस जो है वो आपका रहेगा कि आप किस सिस्टम में डलना जाना चाहते हो। अगर आप सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में रहना चाहते हो तो वो भी आपका चॉइस है, अगर आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में रहना चाहते हो तो अडेप्ट करना चाहते हो तो वो भी आपका चॉइस है। क्योंकि सेंट्रलाइज दोस्तों एप्लीकेशन जब ये बनी, ये दोस्तों हमको क्या है कि ये समझाया नहीं गया कि किस तरह से चलेंगी, ये सिर्फ बना के हमको अडेप्ट करने के लिए दे दी गई कि ये हमारा एप्लीकेशन, आपको जी इसमें जुड़ना पड़ेगा। तो हमको आज जगह हमारा एक रिक्वायरमेंट है कि अगर हमको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई हमको बैंक की जरूरत पड़ती है, तो ये दोस्तों जो है एक हमारा एक तरह से हमको अडेप्ट करवाया गया, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो आज जो हमारे पास सिस्टम है दोस्तों, इसमें हमारे पास चॉइस है कि हम कौन सा सिस्टम अडेप्ट करना चाहते हैं, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज। ये दोस्तों सब चलते चलते हम भी कुछ हमने भी डैप्स के बारे में बहुत पढ़ा, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन बना के टेस्ट किए, और उसके बाद ये देखा कि हम भी कुछ ना कुछ ऐसा करें कम्युनिटी के लिए कि जो कि ब्लॉकचेन्स की फीचर्स को यूज करके कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार करें। तो हमने दोस्तों कुछ यूज केसेस लिखे, देखे, और उसके बाद एक पूरा का पूरा सोर्स कोड बना के टेस्ट करके एक पूरा आर्किटेक्चर पे उसको इम्प्लीमेंट किया, और जो सोर्स कोड है वो सारा का सारा डिप्लॉय किया गया बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर इन 2021 सितंबर में। आज से कुछ महीने पहले जो है हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया गया। ये प्रोजेक्ट दोस्तों क्यों डिप्लॉय किया गया, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड, मीनिंग कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे एक इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो है हम एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, वो दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के थ्रू हो। मीनिंग कि पीछे कोई व्यक्ति ना इन्वॉल्व हो, कोई बैंक, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक थर्ड पार्टी, कोई भी इन्वॉल्व ना हो। तो ये दोस्तों जो है इसका हमने स्टार्टिंग किया 2021 में सितंबर में। तो दोस्तों इस साल के एंड में जो है हम हमारे जो प्रोजेक्ट प्लान है वो यही है कि इस साल के एंड में हम जो एक खुद का इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन तैयार करके उस पे एक कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज वे से जो है वो ट्रांजेक्शन करवाना चाहते हैं। वो एक किसान में भी हो सकती है, वो एक किसान की मैन्युफैक्चर के साथ हो सकती है, आपकी मैन्युफैक्चर के साथ हो सकती है। क्योंकि उस ट्रांजैक्शन में दोस्तों आप क्या है, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय कर पाओगे एक मैन्युफैक्चरर से, तो जो कि बिना किसी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटरी, किसी भी बैंक के बिना जो ट्रांजैक्शन होगा, वो दोस्तों होगा इस तरह से कि आप जो है वो डायरेक्टली जितना भी इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, कुछ भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, वो दोस्तों डायरेक्टली बाय कर पाओगे मैन्युफैक्चरर से। तो उस ट्रांजैक्शन को दोस्तों पॉसिबल करवाएगी हमारी करेंसी, जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन टोकन। तो फर्टिलाइजर कॉइन दोस्तों उसका नाम में कॉइन जरूर लगा है, पर है एक्चुअल में ये टोकन, क्योंकि अभी के लिए ये बाइनेंस के नेटवर्क को शेयर कर रहा है, इसलिए इसको एक टोकन बोला गया है। और ये टोकन दोस्तों अगर आप इसका फायदा आपको क्या होगा कि दो फायदे दोस्तों होंगे कि एक तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट ये कंप्लीटली बना है दो चीजों के ऊपर। एक तो है ट्रेडिंग जो कि हर एक क्रिप्टो करेंसी में है, दूसरा है यूजेबिलिटी की। मीनिंग अगर आज आप किसी भी प्राइस पे खरीदते हो इस टोकन को, तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ता है 10 टाइम्स, 20 टाइम्स या 100 टाइम्स, तो वही दोस्तों आपका जो है एक प्रॉफिट, इसको आप लिक्विडेट कर सकते हो, मीनिंग उसको कैश करवा सकते हो, नहीं तो आप उसको एक यूजेबिलिटी में भी यूज कर सकते हो, मीनिंग उसी प्रॉफिट को आप यूज कर सकते हो टू बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो फायदा है एक किसान को भी रहेगा, आपको भी रहेगा। अगर हम रेगुलर यूजर्स का देखें, अगर किसानों का, तो उन किसानों को तो चाहिए चाहिए जितना भी प्रोडक्ट है रिगार्डिंग फार्मिंग। तो अगर हम देखें तो हमारे के पास भी तो घर में लॉन्स हैं, प्लांट्स हैं, सीड्स हैं, कुछ ना कुछ
ग्रीनरी हम हमारे घर में भी होती है, ऑलमोस्ट हर एक यूजर के घर में होती है। तो दोस्तों ये हमारे लिए भी यूज होगा और किसानों के लिए भी यूजफुल रहेगा। और दूसरा जो है वो ट्रेडिंग का फीचर कि आप जो है एज अ ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हो कि एक कम प्राइस पे बाय करके एक जब प्राइस बढ़े तो उसको क्या है कि उसको सेल कर दिया। तो यूजेबिलिटी भी है और उसके बाद है हमारा ट्रेडिंग। तो दोस्तों उसके अलावा एक और जो यूनिक फीचर हमारे प्रोजेक्ट में डाला गया है वो दोस्तों ये है कि पहले दिन से ही जो हमारा प्रोजेक्ट जो स्टार्टिंग हुआ ये कम्प्लीटली एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच से हुआ। हमारा शुरू से एंड तक कम्प्लीटली जो प्रोसेस है ये एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन रहेगा, क्योंकि हमने जो बाइंग और सेलिंग का राइट है वो कम्प्लीटली आपको ही दिया है। हमारा प्रोजेक्ट एक यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट है, मीनिंग आपके पास राइट है बाय करने का, आपके पास राइट है सेल करने का। आप आज बाय कीजिए, आज ही बेच दीजिए, आज बाय कीजिए, एक साल के बाद बेचिए, ये कम्प्लीटली आपका ही डिसीजन रहेगा। तो ये दोस्तों इसीलिए हमारे प्रोजेक्ट को एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का स्टार्टअप बोला गया है, क्योंकि हमने बीच में कोई भी एडमिन, कोई भी एक थर्ड पर्सन, कोई भी एक बैंक, कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल, उनके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं दिया है। इस प्रोजेक्ट का सारा कंट्रोल यूजर्स के हाथ में है, जो कि हो आप लोग। आपका चॉइस है, आप खरीदिए, आपका चॉइस है आप मत खरीदिए, आपका चॉइस है आज खरीदिए इसी सेकंड में बेच दीजिए, आपका चॉइस है आज खरीदिए और उसको होल्ड करके रखिए। ये कंप्लीटली जितने भी ये एडवांटेजेस हैं, ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये सिर्फ यूजर्स के यूज करने के लिए हैं। तो इसीलिए जो हमारा प्रोजेक्ट एक यूनिक सिर्फ विजन पे जो है वो बना हुआ है। आज अपने अराउंड आप जितने भी प्रोजेक्ट देखें, हर मिनट में एक टोकन बन रहा है, हर मिनट में कुछ ना कुछ आपको नया सुनने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों अगर ये देखा जाए कि हर एक कॉन्सेप्ट में आपको एक स्टेकिंग के बारे में बता दिया जाता है, एक लिक्विडिटी लॉक के बारे में बता दिया जाता है। तो दोस्तों अगर स्टेकिंग और लिक्विडिटी लॉक है तो मीनिंग आपके पास अकेला बाइंग का राइट है, आपके पास सेलिंग का राइट तो है नहीं है, और पीछे से एक एडमिन कंट्रोल कर रहा है। तो ये दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट हो गया हमारा टेक्नोलॉजी के साथ ही ऑलरेडी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बना दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए, ना कि सेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए। अगर स्टेकिंग है, लिक्विडिटी लॉक है किसी प्रोजेक्ट में, तो दोस्तों एक ह्यूमन जो है वो बीच बीच में इन्वॉल्व है, जो कि आपको सेलिंग का राइट जो है वो आपसे ले रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो वो तो फिर एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बन गया। तो आज हम ऑलरेडी इतनी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन तो बाहर भी है हमारे पास। तो इसीलिए दोस्तों जब भी एक क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट होता है वो दोस्तों कम्प्लीटली एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के तरह जो है वो चलना चाहिए। तो यही दोस्तों जो है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कि एक शुरू से एंड तक एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ही रहेगा। जो जितना भी प्रोग्रामिंग, जितना भी सोर्स कोड है, जितना भी चलेगा वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर चलेगा, जो कि एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं उनको रन करेंगे, ना कि एक कोई ह्यूमन रन करेगा। तो यही दोस्तों है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ हमारे प्रोजेक्ट ने अचीवमेंट की। आज तक सितंबर में लॉन्च हुआ, उसके बाद दोस्तों प्रॉपरली टेस्ट करके जो है इसको डिप्लॉय किया गया और एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। उसके बाद हमारा जो है ऑडिट हुआ बाइनेंस के ऊपर, जो ऑडिट सक्सेसफुल हुआ उसके बाद हमारा डिजिटल मीडिया पब्लिश हुआ, काफी हमने मैसेजेस डोर टू डोर भी शुरू किए। उसके बाद क्या है कि हमने काफी एयर ड्रॉप किए, और एयर ड्रॉप फिनिश हुआ तो आपको एक लिक्विडिटी पूल जो है वो बना के दिया गया, जो कि एक कॉइन मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है, जिसमें कि आप अपने कॉइन्स हैं उनको ऐड करके आप क्या है उनका गेन ले सकते हो। जैसे जैसे कॉइन ऐड होते रहेंगे आपका जो है वो गेन आपको मिलता रहेगा। तो कुछ दोस्तों हमने यही अचीवमेंट्स की हैं, और काफी एयर ड्रॉप भी किया। एयर ड्रॉप फिनिश हुआ तो आपको एक लिक्विडिटी पूल बना के दिया। तो उसके बाद दोस्तों अभी हमारा जो है नेक्स्ट कुछ चल रहा है वो है कि टूर्स के बारे में आपको कुछ टारगेट्स दिए गए, और उन पे क्या है टूर्स भी रखे हुए हैं। तो ऐसा दोस्तों क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मंथ बाय मंथ कुछ ना कुछ जो है आपके लिए कर रहा है, आपको बना के दे रहा है, आपके लिए कुछ ना कुछ जो फैसिलिटेट कर रहा है। तो बाकी का जितना डेवलपमेंट का काम है वो दोस्तों साइड पे चलता रहता है, कि जैसे जैसे चीजें डेवलप होती रहेंगी वो सारा हमारा जो है हमारा मेन वेबसाइट fertilizercoin.com उस पे वो पब्लिश हम करते रहते हैं। कि अभी हमारे 3 स्टेप अचीव हो गए हैं, हमारा ऑडिट, हमारा लॉन्च प्लस लिक्विडिटी पूल। तो उसके बाद बाकी के जितने माइलस्टोन्स हैं, जितने प्रोजेक्ट में हम जितनी चीजें करने वाले हैं वो दोस्तों बाकी का जो है उसमें आप चेक कर सकते हो कि किस स्टेप पे हैं हम, और कौन कौन से स्टेप इस साल में हम अचीव करेंगे। तो यही दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ क्रिप्टो के बारे में, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया गया।
तो इन्हीं इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम आज का मीटिंग है इसको फिनिश करते हैं। तो अभी है दोस्तों टाइम हमारे क्वेश्चन आंसर्स का। तो क्वेश्चन आंसर दोस्तों सिंपल रहेंगे। आपको जो है एक मैं और आपको ना कुछ बताना चाहता हूँ। आज अगर हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों बहुत सी डिवर्सिफिकेशन आ रही है कि ये काफी नई नई चीजें आपको सुनने के लिए मिल रही हैं। तो एक चीज है मेरे से कल पूछी गई ऑफलाइन कि एनएफटी दोस्तों क्या होता है। तो एनएफटी दोस्तों क्या है, एक नॉन फंजिबल टोकन को बोला जाता है। मीनिंग कि एक नॉन फंजिबल टोकन एक क्रिप्टोग्राफिक एसेट है, वो ब्लॉकचेन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, ठीक है, जो कि डिस्टिंग्विश करता है उसको, जो कि डिस्टिंग्विश करता है उसको भी बाकी के जितने भी कॉइन्स है, जितनी भी करेंसीज हैं। तो जितनी भी हमारी जैसे बिटकॉइन है, इनको दोस्तों फंजिबल बोला जाता है। जितनी भी हमारी करेंसीज हैं इनको फंजिबल बोला जाता है, जो कि एक्सचेंज कर सकते हैं हम एक दूसरे के साथ। मीनिंग बिटकॉइन को आप एक्सचेंज कर सकते हो बाइनेंस के साथ, बाइनेंस को आप एक्सचेंज कर सकते हो बिटकॉइन के साथ। पर जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं कि एक डिजिटल एसेट आपका, जो कि अकेला आपके लिए और आपके लिए ही होता है। अगर आप एक नॉन फंजिबल टोकन आप बाय करते हो तो आप उसके जो है वो कंप्लीट ओनर हो, वो आपका हो गया। मीनिंग एक डिजिटल सिग्नेचर जो है वो लिया जाता है जब आप परचेज करते हो, तो उसके बाद वो चीज जो है वो एक आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है। जो सबसे पॉपुलर आज की डेट में जो एनएफटीज हैं, जितने भी एनएफटी के प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं म्यूजिक पे, आर्ट वर्क के ऊपर और कुछ ट्विटर की फीड के ऊपर। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि एक जैक डोर्सी एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने ट्विटर बनाया। तो जैक डोर्सी ने एक ट्वीट लिखा कि हाउ टू बिकम समथिंग, ऐसा ऐसा कुछ लिखा कि आप ट्विटर को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। एक इन्होंने सिर्फ लाइन लिखी, ठीक है। तो उसी लाइन का जो है एक सोल ओनर, एक मलेशिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन को बना दिया गया। मीनिंग कि उन्होंने वही जो ट्वीट का वो जो है एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, उसको जो है वो खरीद लिया गया। तो ये दोस्तों है एक नॉन फंजिबल टोकन की एग्जांपल की। मीनिंग कि एक उस जो ट्वीट वो लिखा गया, ठीक है, तो उसका जो है वो स्क्रीनशॉट एक सेकंड पर्सन ने बाय किया, तो वो ट्वीट जो है वो उनका भी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जो मलेशिया के जो बिजनेसमैन है उनका वो पर्सनल प्रॉपर्टी है। मीनिंग कि उसका कॉपीराइट कभी भी नहीं हो सकता। तो जैक डोर्सी से वो कॉपीराइट का जो ऑप्शन है वो भी ले लिया गया कि आपका जो ट्वीट है वो उनका भी पर्सनल ट्वीट बन गया है, जो मलेशिया के बिजनेसमैन है जिन्होंने वो खरीदा। तो जो ये दोस्तों यही है, ये थोड़ा समझने में अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये एक बहुत ही कुछ लाइक अराउंड ईयर एंड हाफ से ये कॉन्सेप्ट मार्केट में है। ये कंप्लीटली एक क्या बोला जाता है इसको, एक नई मतलब टेक्नोलॉजी है, एक नई टेक्नोलॉजी जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, जिसको कि एनएफटी बोला गया है। मीनिंग कि आप अगर आप कुछ खरीदना चाहो, एक डिजिटल एसेट जो है वो आपका एक पर्सनल बन जाता है, उसको कभी भी कोई और बाय नहीं कर सकता अनलेस आप अगर उसको सेल करना चाहो। तो एनएफटी का दोस्तों फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है, कि जो कि मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोला जाए कि जो कि एक्सचेंजेबल नहीं है। आपने एक बार खरीद लिया तो वो आपका हो गया, वो उसको कोई आप और नहीं खरीद सकता अनलेस आप उसको बेचें। तो जितनी भी हमारी डिजिटल करेंसीज हैं वो दोस्तों, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, फर्टिलाइजर कॉइन है, ये सारी हैं दोस्तों फंजिबल। तो यही एक मेन डिफरेंस है दोनों में। तो अभी हम क्या है कि क्वेश्चन आंसर पे मूव करते हैं। तो ये टॉपिक मैं थोड़ा सा ज्यादा डिफाइन करना चाहता था, पर थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम जो है क्वेश्चन आंसर पे मूव करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, इसी तरह ही हमारा रेगुलर एवरीडे की तरह से क्वेश्चन पूछेंगे और आप आंसर करेंगे। जिनका नाम लिया जाएगा अकेला वही आंसर करेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑल्ट कॉइन। ऑल्ट कॉइन किसको बोला जाता है? ऑल्ट कॉइन का दोस्तों मतलब आप इसके नाम से भी गेस कर सकते हो। तो आप ट्राई कीजिए इसका आंसर देने का। अगर ना आंसर हुआ तो थोड़ा सा आप क्लोज भी पहुंच जाएंगे, तो हम इसका बाकी का आंसर कंप्लीट कर देंगे। तो पहला है हमारे पार्टिसिपेंट दीपक जी, दिलबाग जी,
अनिकेत जी, कमल कृष्ण जी, गुलाब सिंह जी, कुमकुम, हाँ जी अनिकेत जी, यस ठीक है। अनिकेत जी। सर जैसे 1 रुपए के पुराने कॉइन्स होते थे हाँ जी सर। और 50 पैसे के भी होते थे। जी सर। जी 1 रुपए के 50 पैसे की कॉइन सर, मतलब नहीं, आपको ऑल्ट कॉइन का सर मतलब बताना है। ऑल्ट कॉइन क्या है, ये तो आपने बता दिया कि ऑल्ट कॉइन कौन से हैं। वो सिर्फ सर वन ऑफ देम है, उसके अलावा भी इसका थोड़ा सा और मीनिंग भी है। ऑल्ट कॉइन अब हम किसको बोलते हैं? चलो कोई बात नहीं अनिकेत जी, हम बाकियों से पूछते हैं तो उसके बाद आप हम आंसर करेंगे इसका। नंद किशोर जी, नरेंद्र राही जी, हाँ हेलो। जी नरेंद्र। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। और सभी जी सर। दोस्तों को, सुनने वालों को भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सर अभी जो आपने क्वेश्चन पुट किया है कि ओल्ड कॉइन सर हम नहीं किन्हें ओल्ड नहीं कहते हैं? सर, ऑल्ट। हाँ जी, ऑल्ट ALT। हाँ जी ओल्ड। ALT। ओल्ड पूछ रहे हो सर आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो अगर हम ये अपने करेंसी के रिगार्डिंग बात करें तो इस लाइन में तो ओल्ड कॉइन सर जैसे मेरे हिसाब से जैसे बीटीसी या इथेरियम को ही माना जाएगा सर, BTC या इथेरियम को आई थिंक। नहीं सर, ये नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। तो हम एक और चांस देते हैं सतबीर सिंह जी, संजय सर, सुनील कुमार मेहरा जी, रुताश कुमार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार रुताश जी, कैसे हो सर? ठीक सर जी, फर्स्ट क्लास जी, आप सुनाओ? बस सर मैं ठीक हूँ। हाँ सर जी, मैं अभी आंसर करता हूँ सर। ये सर ओल्ड कॉइन एक ऐसा टोकन है जो पुराने समय में किसी प्रोडक्ट को या किसी काम के बदले जो दिया जाता था सर। हाँ ठीक है सर। तो जैसे राजा महाराजाओं के टाइम में टोकन टाइप या जैसे मुद्रा कह सकते हैं हम। ठीक है सर। इस तरीके से काम के बदले में उसको, श्रम के बदले में या प्रोडक्ट के बदले में उनको जो दिया जाता था सर, वो इसका ओल्ड कॉइन है सर। ठीक है सर, तो बहुत बढ़िया रुताश जी। हाँ जी, आपने, आपका आंसर क्लोज है। नरेंद्र जी आपका आंसर भी क्लोज है। और पहले हमारे हैं पहले हमारा किसने आंसर किया था? तो जो पहले पार्टिसिपेंट थे वो हो गए नरेंद्र जी, रुताश जी। आप तीनों का आंसर क्लोज है सर। आपको जो है वो आज का अवार्ड जो है पहले आंसर का वो आपको मिलेगा। और आप इसी तरह ही जो है हमको भेजेंगे जो अपना वॉलेट एड्रेस, और उसके बाद जो है आपका वो अवार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो अभी हम आंसर करना चाहते हैं, आपके आंसर के साथ ही कुछ और जो है वो जोड़ना चाहते हैं, कुछ एडिशन करना चाहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था ऑल्ट कॉइन, ये सारी मीटिंग के लिए है, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। ऑल्ट कॉइन मतलब ALT। ऑल्ट कॉइन आज हम किसको बोल सकते हैं? आप लोगों ने सही बताया कि पुराने टाइम में जिस तरह से वो ट्रांजैक्शन चलती थी तो उनको ऑल्ट कॉइन बोला जाता था। तो आज का अगर हम बात करें प्रेजेंट में ऑल्ट कॉइन किसको बोल रहे हैं, तो जो ऑल्ट कॉइन है वो उसका एक उसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो उसका मतलब है ऑल्टरनेटिव कॉइन्स। मीनिंग अगर हम आज ऑल्ट कॉइन किसी चीज को बोलते हैं तो वो है सिंपली क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन के अलावा। बिटकॉइन को छोड़ के जितने भी कॉइन हैं वो सारे के सारे ही ऑल्ट कॉइन हैं। तो उनका आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, जितने भी पहले 10 हैं जितने भी क्रिप्टो करेंसीज, तो बिटकॉइन पहले नंबर पे है, उसके बाद जो 9 नेक्स्ट वाले हैं वो ऑल्ट कॉइन्स ही हैं। पर आपका जो है एक ग्लोबल लेवल पे, रुताश जी आपका आंसर भी ठीक, नरेंद्र जी का आंसर भी ठीक है, जो पहले पार्टिसिपेंट थे उनका आंसर भी ठीक है। तो आप हमको जो है हमारा सपोर्ट ईमेल पे वहां पे अपना वॉलेट एड्रेस भेजेंगे और आपको जो है पहला अवार्ड आज का डिलीवर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम पूछने लगे हैं। हम एक ब्लॉकचेन में एक
एल्गोरिदम का यूज करते हैं जो कि आपको इंक्रिप्शन की एडवांटेज देता है कि आपका डेटा इंक्रिप्ट करके जो है वो पुश किया जाता है आगे। तो उस हैशिंग एल्गोरिदम का आपको नाम बताना है, उसका नाम क्या है। नाम हमने काफी बार मेंशन भी किया है, तो होपफुली आपको याद होगा। तो हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं संदीप रंगा हिसार जी, रामनिवास घुरेला जी, रमेश वर्मा जी, रमेश कुमार जी, प्रेम सिंह जी, प्रकाश झांसल जी, नंद किशोर जी, अनिकेत जी, कुलदीप लांबा जी। सर नमस्कार। हाँ जी कुलदीप जी, कैसे हो सर? सर मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं सर। तो हैशिंग एल्गोरिदम हम एक ब्लॉकचेन में यूज कर रहे हैं, उस हैशिंग एल्गोरिदम का नाम बताइए जो कि बहुत ही कॉमन हैशिंग एल्गोरिदम है, वो ऑलमोस्ट हर एक ब्लॉकचेन में यूज हो रहा है। सर माफी चाहूंगा सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू लांबा जी। रोताश कुमार जी। हाँ सर जी, मैं कोशिश करता हूँ सर। कोई बात नहीं सर, कोशिश कीजिए। हाँ जी सर, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए हैशिंग एल्गोरिदम एक यूनिक की जनरेट करता है सर, जिसे हम प्राइवेट की कहते हैं। एक यूनिक की मतलब कुछ नंबर और कुछ करेक्टर जो जेनेसिस ब्लॉक में डाल देता है। ये सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जेनेसिस ब्लॉक में डाल देता है सर, पहले ब्लॉक में। प्लीज सर। सर उस एल्गोरिदम का नाम क्या है? आपने एल्गोरिदम का फंक्शन बता रहे हो, तो उसका नाम क्या है सर एल्गोरिदम का? कोई बात नहीं रोताश जी, आपने बहुत बढ़िया किया, सारी मीटिंग को आपने एल्गोरिदम का फंक्शन बताया। आपको जो है अवार्ड जो है वो मिलेगा, पर अभी हम आपका जो है वो क्वेश्चन का आंसर करने लगे। तो हैशिंग एल्गोरिदम हमने पूछा कि हैशिंग एल्गोरिदम क्या है ना, आई मीन हैशिंग एल्गोरिदम एक ब्लॉकचेन में यूज हो रहा है, तो उसका नाम क्या है। तो दोस्तों रोताशी ने बताया, रोताशी ने उसका फंक्शनिंग बताया कि किस तरह से एल्गोरिदम जो है वो वर्क करता है। तो एल्गोरिदम का एक नाम है, उसका नाम है SHA-256। तो यही एक कॉमन एल्गोरिदम है जो कि ऑलमोस्ट हर एक ब्लॉकचेन में इंक्रिप्शन का सोर्स आपको देता है। तो अभी याद रखिएगा, अगर फ्यूचर में आपसे कोई भी पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैशिंग एल्गोरिदम का नाम क्या है। सर जी एक बार और रिपीट करो सर। हाँ जी सर। सर जी एक बार और रिपीट करो सर। हाँ जी, तो हैशिंग एल्गोरिदम रोताश जी आपने डिफाइन किया कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, कि जिस तरह से वो हैश जनरेट करता है और आपका इंक्रिप्शन का आपको सोर्स देता है, ठीक है, और आपको जो है एक यूनिक की प्रोवाइड करता है जो कि जिसको कि एक प्राइवेट की बोला जाता है। तो ये सारा रोताश जी ये कौन कर रहा है बैक एंड पे? ये एक एल्गोरिदम जो है आपके लिए यूनिक की भी वही जनरेट कर रहा है, आपके लिए इंक्रिप्शन भी वही दे रहा है, और ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन जो आपका परफॉर्म करवा रहा है। तो उस एल्गोरिदम का एक नाम है, उसका नाम है SHA-256। मीनिंग कि एक एल्गोरिदम को एक प्रॉपरली उसके नाम से हम जो है वो जाना जाता है। किसी भी ब्लॉकचेन में अगर आपको पूछा जाए कि एल्गोरिदम पीछे कौन सा यूज हो रहा है, तो आपने यही बताना है SHA-256। ये एक जो है एक एल्गोरिदम का नाम है, और ये जितना भी आपका जो एक यूनिक कीज जनरेट करता है, एक 32 बिट का जो आपका ब्लॉक जनरेट करता है, तो ये जनरेशन, ये जितनी भी प्राइवेट कीज जनरेट हो रही हैं, ये इसी SHA-256 के थ्रू हो रही हैं। ठीक है रोताशी? तो रोताशी ने इसका फंक्शनिंग बताया कि किस तरह से ये फंक्शन करता है। तो अभी हम मूव करने लगे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो हमने आज मीटिंग के एंड में आपको कुछ एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। तो उस नई टेक्नोलॉजी में उसी पे हम क्वेश्चन करने लगे हैं। तो एनएफटी का फुल फॉर्म बताइए। एनएफटी का हमको फुल फॉर्म बताना है। तो पहले हमारे पार्टिसिपेंट हैं दीपक जी, अनिकेत जी, बीडी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बीडी सर, कैसे हो सर? बस सर बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। बस सर मैं ठीक हूँ सर। आज आपने बताया जो एनएफटी है, नॉन फंजिंग टोकन है ये सर, जो ब्लॉकचेन, हर ब्लॉकचेन अपना अपना अलग से जनरेट करती है। हाँ जी ठीक है सर। आज आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बता दी ये चीज, क्योंकि हाँ जैसे वजीरेक्स का मेरा अकाउंट था तो उसमें ऑटोमेटिक एनएफटी आ गए थे कुछ। ठीक है सर, ठीक है। तो तो बड़े थे, मैं हाँ, कई दिनों से सोच रहा था भी ये क्या है एनएफटी जो फ्री में मिल गया ऐसे ही। ठीक है सर। तो बीडी सर ऐसा ही है कि एनएफटी एक नई टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन के ऊपर ही, कि काफी जो है अभी एनएफटी के ऊपर प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, जैसे कई तो यही टोकन जो हैं ये हमारे एक्सचेंज में भी ऐड हो रही हैं। तो कल हमसे भी ऑफलाइन किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। और आज हम डिटेल में नहीं बता पाए, पर जो ओवरऑल आपको एक आइडिया हो ही गया है कि एनएफटी एक नॉन फंजिबल टोकन को बोला जाता है। ठीक है सर। तो थैंक यू बीडी सर। तो अगर हाँ जी, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन हम पूछने लगे हैं कि एनएफटी को आपने अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, एनएफटी का बीडी सर ने बता दिया कि फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। तो एनएफटी को अगर आपने एक लाइन में एक्सप्लेन करना है कि नॉन फंजिबल क्या है, फंजिबल क्या है, तो वो आपने बताना है एक एग्जांपल के साथ। ये सिर्फ एक लाइन का ही होना चाहिए। आप शुरू कीजिए, अगर आप क्लोज भी हुए तब भी आपको अवार्ड मिल जाएगा। तो बाकी का मैं कंप्लीट कर दूंगा, सिर्फ एक लाइन ही आपको बतानी है। तो पहले हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं गुलाब सिंह जी, कमल कृष्ण जी, प्रेम सिंह जी, सुनील कुमार मेहरा जी, राम निवास जी। हेलो सर। हाँ जी, राम निवास जी, नमस्कार सर, कैसे हो सर? नमस्कार सर, बढ़िया जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। ये इसका अर्थ है जी कि जो किसी मतलब कोई आदमी ट्वीट करता है उसको कोई आदमी खरीद लेता है। जी सर। हाँ, ये है जिसका अर्थ। हाँ जी, चलो बिल्कुल सही सर। राम निवास जी का आंसर बिल्कुल सही है, ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है नॉन। बाकी का सर थैंक यू सो मच। मैं बाकी का आपको एक बार फिर इसको ना थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। तो नॉन फंजिबल टोकन, हाँ जी थैंक यू जी। नॉन फंजिबल टोकन हमारा क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन एक नई टेक्नोलॉजी है। जितनी भी हमारी थिंग्स हैं लाइक पर्सनल मनी या बिटकॉइन या कोई भी करेंसी है, ये है दोस्तों एक फंजिबल टोकन्स। मीनिंग अगर बिटकॉइन को पूछा जाए कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक फंजिबल है, क्योंकि ये बिटकॉइन जो है ये एक्सचेंज हो रहा है किसी दूसरी करेंसी के साथ। हम इधर इसको आईएनआर से खरीद सकते हैं, यूएसडी से खरीद सकते हैं, या बाइनेंस का टोकन से खरीद सकते हैं, या किसी भी चीज से खरीद सकते हैं। तो ये दोस्तों है एग्जांपल एक फंजिबल टोकन की। मीनिंग फंजिबल टोकन भी या कॉइन कुछ भी आप बोल सकते हो कि फंजिबल चीज है जो एक्सचेंजेबल है, कि आप एक्सचेंज कर सकते हो। जो नॉन फंजिबल है दोस्तों वो है कि ये सिर्फ एक ही डिजिटल एसेट बनता है। अगर फॉर एग्जांपल एक कोई बास्केटबॉल की गेम चल रही है और उसमें एक छोटा सा क्लिप है, ठीक है, तो उस क्लिप को क्या है एक फंजिबल टोकन बना के हम बेच सकते हैं। मीनिंग अगर जिसने भी बाय कर लिया वो उसी का है, उसके बाद वो इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ उस पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया है, जो कि जिसका कोई भी कॉपीराइट किसी के पास नहीं होगा। तो ये है दोस्तों एक नॉन फंजिबल की एग्जांपल। अभी रामनिवास जी ने बताया ट्विटर का ट्वीट, अगर कोई ऐसा ट्वीट जो एक ट्विटर के ओनर ने लिखा, राइट, तो वो ट्वीट दोस्तों जो है एक मलेशिया के बिजनेसमैन ने बाय किया, तो वो अभी वो मलेशिया के बिजनेसमैन की पर्सनल प्रॉपर्टी है। उसका कॉपीराइट जो ट्विटर का ओनर है उसके पास भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने वो बेच दिया है।
तो मीनिंग कि उसके बाद वो इंटर एक्सचेंजेबल नहीं है। अगर फंजिबल का एग्जांपल देखें तो बिटकॉइन को आप एक्सचेंज कर सकते हो, INR बाय कर सकते हो, INR से फिर USD से बाय कर सकते हो, फिर वापस उसका USD बना सकते हो, USD का वापस, ये बैक एंड फोर्थ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बिटकॉइन को फॉर एग्जांपल बाइनेंस के थ्रू खरीद सकते हो, अगर फर्टिलाइजर कॉइन को आप बाइनेंस के थ्रू खरीद सकते हो, तो वापस फर्टिलाइजर कॉइन को बेच के आप बाइनेंस का टोकन बना सकते हो। तो ये दोस्तों है एक फंजिबल टोकन्स की एग्जांपल। जो नॉन फंजिबल है वो है वन ऑफ इट्स काइंड, मीनिंग कि उसका जो है वो दूसरा, आप उसको फिर से जो ट्रांजैक्शन आपकी हो गई है फिर से उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है। ये NFT के टोकन्स काफी आज की डेट में बन भी रही हैं, काफी आ भी रहे हैं मार्केट में। ज्यादातर वो गेमिंग पे बेस्ड हैं, जहाँ कोई म्यूजिकल आर्ट वर्क है, जहाँ कोई कुछ म्यूजिक के रिलेटेड है, मीनिंग एक कोई सिंगर है, सिंगर ने अपना एक पर्सनल लिरिक्स लिखा, राइट, आई मीन लिरिक्स किसी से लिया और उसको गाया सिंगर ने, राइट, तो वो पूरे गाने का अगर वो छोटा सा एक क्लिप बना के किसी को बेच दे, राइट, तो सिंगर के पास से उसका जो कॉपीराइट है वो निकल जाएगा, और जो दूसरा पर्सन जिसने खरीदा उसको, तो उसके पास वो उसका जो है सोल ओनरशिप, एक उसकी जो अथॉरिटी है वो सिर्फ उसी के पास ही रह जाएगी, क्योंकि उसने वो बाय कर लिया है। उसके बाद वो वापस जब तक नहीं बिकता तब तक वो एक नॉन फंजिबल टोकन ही माना जाएगा। तो एग्जांपल्स हैं इसकी, आर्ट वर्क, म्यूजिक हो गया, किसी का ट्वीट हो गया, ठीक है, तो ये है नॉन फंजिबल टोकन्स की एग्जांपल। तो आज दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया आंसर किए, सभी ने बहुत बढ़िया, आपका एंगेजमेंट है एवरीडे मीटिंग में। तो सभी ने जिन्होंने भी कुछ ना कुछ बताया है किसी ना किसी क्वेश्चन के ऊपर, तो सभी जो हैं वो विनर्स हैं। और उसके बाद क्या है कि आप हमारे सपोर्ट ईमेल पे जाके, जो कि fertilizercoin.com के बिल्कुल बॉटम पे हमारा सपोर्ट ईमेल है, वहां पे अपना जो है वो प्राइस के ऊपर लिख के मेंशन करके और नीचे अपना जो वॉलेट एड्रेस भेजेंगे, तो आपको एक दिन में जो है आपके जो है वो कॉइन्स डिलीवर हो जाएंगे। तो थैंक यू आज सभी का, आपकी पार्टिसिपेशन के लिए, एंगेजमेंट के लिए। और अभी जो है वो माइक आपके पास है, तो 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। उसके बाद जो जिस तरह से लांबा जी का स्केड्यूल है कि आप सभी आपस में बातचीत करेंगे, तो हम मीटिंग से जो है वो आपसे इजाजत ले लेंगे। तो अभी आप मीटिंग जो है वो सभी के लिए ओपन है। आप प्लीज जिनका भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो प्लीज पूछिए। सुनील कुमार मेहरा जी। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बढ़िया है जी। सर एक क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम नए जुड़े हैं, ज्यादा जानकारियां नहीं है। हेलो। हाँ जी सर। जी सर। में करेंसी बर्न का क्या सिस्टम फंडिंग है जी? करेंसी बर्न है मेहरा जी, एक यूनिक जो है कॉन्सेप्ट डाला गया है हर एक प्रोजेक्ट में के अंदर। मीनिंग कि जो करेंसी बर्न है वो इसीलिए किया जाता है ताकि जो कॉइन है या टोकन है उसका वैल्यू जो है वो स्टेबल रहे। मीनिंग हमको जो सप्लाई एंड डिमांड है उसको बैलेंस करना पड़ता है। अगर हमारे पास सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, ठीक है, तो करेंसी का प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो क्या किया जाता है कि जो टोकन्स हैं या कॉइन्स हैं वो बाय किए जाते हैं और उनको एक ऐसे यूनिक एड्रेस पे भेजा जाता है जो कि किसी का नहीं होता। मीनिंग कि हर एक ब्लॉकचेन का एक बर्न एड्रेस है वो रहता है, आपको क्या है वो बाय करके टोकन जो है उस बर्न एड्रेस पे भेजने हैं, और करेंसी का प्राइस है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता रहता है। तो ये सिर्फ एक टेक्निक है, ये एक प्रोसेस है, सिर्फ जो करेंसी का प्राइस स्टेबल करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और सप्लाई एंड डिमांड को मैच करने के लिए। अगर सप्लाई 100 करोड़ है तो बीच में अगर यूजर्स कम है, जहाँ यूजर्स है ही नहीं है, तो उसमें क्या है कि आपको जो है टोकन बर्न करने पड़ेंगे ताकि जो आपकी सप्लाई कम हो सके, ठीक है, तो डिमांड के बराबर आ सके। तो इसीलिए जो है ये बर्न एड्रेस हर एक ब्लॉकचेन ने बनाए हैं। ये बर्न एड्रेस जो बर्निंग का जो है एक फिनोमेना, ये हर एक प्रोजेक्ट में रहता है, ये हर एक एक्सचेंज करती है, ये हर एक टोकन और कॉइन के ये मैंडेटरी रहता है। तो अपना कितना है? हाँ जी, क्लियर हुआ सर आपको? अपना इसका रेशो कितना है? अपना रेशियो जो है इसका है क्लोज टू
2 से लेके 5% तक। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सुनील कुमार जी का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा कि बर्न जो है, बर्निंग का जो है फिनामिना वो क्यों यूज किया जाता है, बर्न एड्रेस क्या होता है। और बर्न एड्रेस अगर आपसे कोई पूछे तो यही उसका आंसर है कि बर्न एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो कि किसी एक पर्सन का नहीं होता, वो एक ऐसा मतलब एड्रेस होता है जिसके ऊपर अगर आपका कॉइन या टोकन गया तो वापस नहीं आ सकता, वो किसी को रिसीव भी नहीं होगा। वो एक डार्क एक मीनिंग एक डार्कनेस में वो चला जाता है, मीनिंग वो वापस कभी भी रिकवर नहीं हो पाता। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन एक और लेंगे, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। तो उसके बाद जो है वो मीटिंग लांबा जी स्पीकर रहेंगे मीटिंग में। तो लांबा जी जिस तरह से मीटिंग को उन्होंने प्लान बताया है कि थोड़ा वो इंट्रोडक्शन या फिर कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो अभी हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन का रिक्वेस्ट करने लगे हैं, तो आप एक लास्ट क्वेश्चन लीजिए, आई मीन पूछिए। नरेंद्र राही जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप टेक्निकल तौर पे तो हम हमारी पूरी टीम को सर आप एजुकेटेड करते ही हैं सर, एजुकेशन देते हैं आप क्रिप्टो पे। जी सर। हाँ जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो वर्क रहता है सर वो फील्ड में रहता है सभी लीडर्स का, एज ए रोहतास जी हैं या लांबा जी होंगे, जितने भी लीडर्स हैं हमारे। जी सर। तो मैं चाहता हूँ सर इससे रिलेटेड, जैसे कि फील्ड से रिलेटेड कुछ मोटिवेशन आप दे सके साथ के साथ हर रोज सर इस सिस्टम में थोड़ा सा भी कुछ हमें नया जी सीखने को मिले फील्ड के रिगार्डिंग सर। जी सर, जी सर, ये सर ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क आपने मेरे को दे दिया क्योंकि सर पता क्या है कि कभी मेरा सर एक्चुअल में ना हमारा हमारा जो है सर जो कभी भी ना इस चीज पे जो है फील्ड के रिगार्डिंग हम आपको मोटिवेट जरूर कर सकते हैं, पर हमने जो है ना कभी फील्ड का सर कभी जैसे काम किया नहीं। हमारा जो मेन काम रहा है वो पिछले 15 साल में वो यही सिर्फ प्रोग्रामिंग रिलेटेड जैसे टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट बनाने, पर हम कुछ ना कुछ जैसे उसमें सर मेरे को क्या है कि आपसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी कि किस तरह से फील्ड आप रन करते हो, किस तरह से क्या होती हैं चीजें। हम कुछ मोटिवेशनल जो है वो चीजें जरूर बता सकते हैं जो कि सभी के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकती हैं, पर जो एक्चुअल में जो हो रहा है और उससे सर मैं भी जो है फील्ड के बारे में काफी कुछ जो है वो धर्म जी से पूछता हूँ, धर्म जी से सीखता भी हूँ। तो इसमें क्या है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम मोटिवेशनल के लिए कुछ ना कुछ जो है वो जरूर बोला करेंगे मीटिंग में, पर जो एक्चुअल में है ये डिपार्टमेंट ये लांबा जी और धर्म जी ये हैंडल सर अभी तो हाँ जी। सर हम अभी तो क्या हुआ कि सर हमारे भी जो गुरु है ना सुनील मेहरा जी, अब ये ड्यूटी उन लोगों की है सर मोटिवेशनल की। तो हाँ अभी वो जो टीम एक्चुअली लांबा हाँ जी जी ऐसे भी है ना, जैसे कि हर एक चीज अपना जो इंडिया का सिस्टम है, हम सब जो लीडर है, ठीक है सर, यहाँ की तो जी क्लासेस हम सब ने ले रखी है सर। जो इंडिया के अंदर अगर किसी भी सिस्टम को रन करना है फील्ड में कैसे करना है वो तो हमें पता है सर, ठीक है, और वो कोशिश हम कर भी रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है इसमें कुछ नया ऐड हो जाए। आपने सुना का जो ब्रांड होता है ना बाहर का फॉरेन का, वो आप सभी उसको टॉप पे मानते हो, ये कल्चर है हमारा कि हम बाहर की चीज को हमेशा उसको टॉप पे रखते होते हैं। तो सर हो सकता है कि वहां की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ अच्छे टिप्स हमें वहां के अकॉर्डिंग मिला जाए जो फेयर हो बिल्कुल, जी और भी बेटर तरीके से हम अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। सर मैं वो जानना चाह रहा हूँ। जी 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 बहुत सही है, जो सही है जो हमारे नरेंद्र जी। पास एक्चुअली नॉलेज है सर वो तो हमारे पास है ही, उसका तो हम यूज कर ही रहे हैं। लेकिन हम 19 से 21 कैसे हो सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ सर। और मैं नहीं अकेला, यानी कि हमारा पूरा ग्रुप ये जानना चाह रहा है। जी सर, बिल्कुल सही है। तो इस पे भी हम सर काम शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ इस पे ढूंढ के लेके आते हैं ताकि हमारा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो है एक थोड़ा सा फास्ट पेस पकड़ने के लिए, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हम लेके आएंगे कल से मीटिंग में। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू नरेंद्र जी। नरेंद्र जी का जी बहुत बढ़िया ओपिनियन थॉट उनका। तो ऐसा ही सभी से रिक्वेस्ट है, सभी मीटिंग में, ये मीटिंग हम सभी का ही है, इसमें कोई एक स्पीकर नहीं है,
कि मेरे अकेले को ही कुछ बोलना है। इसमें सर हम सभी स्पीकर हैं इसी मीटिंग में। आप लोग जितने भी आप लीडर्स हो, तो सभी फील्ड में आप कुछ ना कुछ एवरीडे आपका जो है वो स्पीच रहता है। तो ये प्लेटफॉर्म भी जो है ये हम सभी के लिए है। किसी का भी कोई भी ओपिनियन हो, कुछ भी आपको प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर हम सोचते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से एक पेस इसमें पकड़ा जाए, तो स्पीड अप इसको किया जाए, तो सभी का जो है ओपिनियन वो मैटर करता है। अभी देखिए ये आज से कुछ महीने पहले जो है हम कुछ ही लोग थे, आज मीटिंग में 28 यूजर्स हैं, कल 280 होंगे, परसों 2800 होंगे। तो आज हम अकेला एक ब्रेन नहीं है, आज हम 28 ब्रेन्स हैं। तो यही सबसे रिक्वेस्ट है, अपना ओपिनियन, अपना कुछ भी थॉट्स, कुछ भी आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरह से हम इसको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, तो ये प्लीज अपने थॉट्स, ओपिनियन, नरेंद्र जी ने बहुत बढ़िया शेयर किया आज, तो प्लीज अपने थॉट्स और ओपिनियन मीटिंग में रखा कीजिए। तो अभी हम एक लास्ट कॉल लेने लगे हैं कि किसी का भी और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, नहीं तो फिर हम जो माइक है वो ट्रांसफर करेंगे लंबा जी को, और इसके बाद लंबा जी कंटिन्यू करेंगे मीटिंग। चलो, थैंक यू सभी दोस्तों का, आज आप मीटिंग में आए, हमारे लिए बहुत ये एक ऑनर का बात है। इसी तरह ही जुड़े रहिए मीटिंग में, एंगेजमेंट बना के रखिए, और हम इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे जल्दी से जल्दी जो है वो लेके जाएंगे। तो यही शब्दों के साथ हमारा जो आज का जो है प्रेजेंटेशन वो हम फिनिश करते हैं। अभी जो माइक है वो लांबा जी के पास है, तो लांबा जी अपनी तरह से मीटिंग में जो वो कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कंटिन्यू जी करेंगे। जी लांबा जी प्लीज। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। तो सर के लिए दोबारा फिर